सी सर्वप्रथम आज का अपना एजेंडा है कि भाई वाई बिजनेस ऑटोमेशन और उसके अलावा सम टिपिकल प्रैक्टिसेस ऑफ योर बिजनेस एंड हाउ कैन वी हेल्प यू। और उसके बाद अपना एक फेवरेट सेक्शन है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। नाउ वाई बिजनेस ऑटोमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव बिलिंग सॉल्यूशंस और एरर फ्री टैक्स इनवॉइस। शुभम आवाज येतोय का माझा? हो, येतोय येतोय. येतोय ना? हो, हॅलो स्पष्ट. शुभम, हो, शुभम येतोय आवाज आवाज येतोय येतोय. का? येतोय आवाज. बरं, ठीक है। सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव बिलिंग सॉल्यूशन, द एरर फ्री टैक्स इनवॉइस। दूसरा कंसेप्ट है इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट फॉर एक्यूरेट स्टॉक विजिबिलिटी। तीसरा है ऑर्डर मैनेजमेंट टू हैव कंट्रोल ऑन परचेजेस। चौथा है कस्टमर मैनेजमेंट टू नो बेस्ट कस्टमर्स। पांचवा है कैश ऑब्लिक फंड मैनेजमेंट फॉर बेटर कंट्रोल कैश एंड प्रोजेक्शन। सेल्स एनालिसिस to know your best sales fund, top selling, slow moving SKUs. अभी some typical practices of your business: billing and accounting, stock management, purchase and sales process, customer management, MIS reports and taxation. नाउ अगर हम लोग कोई भी बिजनेस का साइकिल अगर देखते हैं तो उसमें O2C दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर टू कैश। तो इसका प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहला है कि आपका जो एस्टीम कस्टमर्स हैं वो आपको एक ऑर्डर प्लेस करते हैं जो उनके हिसाब से परचेज ऑर्डर होता है और आपके बिजनेस के लिए सेल्स ऑर्डर होता है। सेकंड है उसका उसके बाद में ऑर्डर फुलफिलमेंट करना। थर्ड थिंग है डिलीवरी प्रोसेस। चौथा है इनवॉइसिंग। पांचवा है कस्टमर पेमेंट्स ऑब्लिक कलेक्शन। छठा है कैश एप्लीकेशन। अभी अगर हम लोग एक टिपिकल बिजनेस प्रोसेस साइकिल अगर देखते हैं O2C वो कैसे वर्क करता है कि सेल्स प्रोसेस इज आल्सो नोन एज ऑर्डर टू कैश refers to the set of business processes for receiving and processing customer sales orders for goods and their payment. These processes are at the heart of all businesses, and unless they are managed efficiently and accurately, organizations would not only face financial problems but also reputational issues. Every department is given in company is affected either directly or indirectly by O2C, that is a order to cash system. तो आपके लेफ्ट साइड में एक यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है आपको। तो सबसे पहला है कि रिसीव द ऑर्डर, कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है, फिर उसके बाद में उसके ऑर्डर हम लोग फुलफिल करते हैं, फिर उसके बाद में मटेरियल डिस्पैच होता है, शिपिंग द ऑर्डर, फिर उसके बाद में होता है क्रिएटिंग द इनवॉइस, देन रिसीविंग द पेमेंट एंड रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द टैली। तो ये पूरा एक प्रोसेस साइकिल है। अभी द सेल्स प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग ब्लॉक्स। सबसे पहला है सेल्स ऑर्डर, मतलब ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। सेकंडली है डिलीवरी नोट, मतलब गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर। तीसरा है सेल्स इनवॉइस, द बिल्स फॉर गुड्स सोल्ड। चौथा है रिसिप्ट और ऑफ मनी। पांचवा है सेल्स रिटर्न रिजेक्शन अगर इनकेस कुछ है। और छठा है क्रेडिट नोट, द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ रिटर्न्स।
बिलिंग एंड अकाउंटिंग, एक्यूरेट इनवॉइसिंग इज इक्वल टू डिसिप्लिन अकाउंटिंग। तो ये कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका इनवॉइसिंग अगर करेक्ट है और परफेक्ट है, तो फिर आपको अकाउंटिंग में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि भाई सामने वाले आपके कस्टमर का अगर परचेज ऑर्डर नंबर या जिसको हमारा हम सेल्स ऑर्डर नंबर बोलते हैं, अगर वो नहीं ठीक तरीके से मेंशन किया होगा, तो अगले वाले कस्टमर को ये समझ में नहीं आएगा कि आप जो मटेरियल डिस्पैच सप्लाई कर रहे हैं, ये कौन से परचेज ऑर्डर के सामने सप्लाई कर रहे हैं। या दूसरा एक ये है कि अगर उनके प्रोडक्ट को अगर कोई प्रोडक्ट कोड नंबर दिया है और अगर वो अपने टैली में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वो एक प्रॉब्लम आ सकता है। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर उसका कुछ डिजाइन नंबर है या अगर ड्राइंग नंबर है, तो अगर ये चीजें हम लोग अगर हमारे टैली के इनवॉइस में और ऑर्डर में अगर इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, तो सामने वाला आपका कस्टमर कभी भी ये समझ नहीं पाएगा कि आपने डिस्पैच कौन से परचेज ऑर्डर के सामने किया हुआ है। अभी बिलिंग एंड अकाउंटिंग योर मैजिक, सबसे पहला है इनवॉइसिंग। यू मस्ट बी डूइंग इट कंफर्टेबली विथ मैनुअल बिल बुक, एक्सेल, वर्ड फॉर्मेट, या अभी अगर टैली अगर यूज कर रहे होंगे तो वो सबसे बेहतर सॉल्यूशन है। सेकंड एक ये है कि बिलिंग के टाइम पे आपके लिए और एक हैंडी टूल रह सकता है प्राइस लिस्ट, मतलब रिफरिंग प्रिंटेड प्राइस लिस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स विथ प्री डिफाइंड प्राइस लिस्ट। थर्ड उसके बाद में आता है आपका बैंकिंग, मतलब मैनुअल चेक राइटिंग, रिकंसिलिएशन ऑन रेगुलर बेसिस। फोर्थ आता है इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड पेएबल, रैंडमली कंप्यूटिंग ऑन नीड बेसिस विथ लाइवली क्राइटेरियाज। नाउ लेट अस सी कि ये ऑटोमेशन हमको कैसे हेल्प करेगा। ऑटोमेशन विल हेल्प यू टू ऑटोमेट योर बिलिंग एरर फ्री टैक्स कंप्यूटेशन। अब इससे पहले मैं आपके सामने टैली का स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। तो टैली के स्क्रीन में अगर कोई कंफर्म करेगा कि टैली का स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? नहीं, टैली नहीं की दिख स्क्रीन रहे। नहीं दिख रही है क्या? नहीं नहीं। हाँ, अभी आ रही है टैली की स्क्रीन? हाँ, अभी दिख रहे। हाँ हाँ, अरे। अभी आ रही है ना? ओके। तो अभी हाँ। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे कंपनी डेमो कंपनी क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है श्री साई सिरेमिक्स करके। और ये इसमें हम लोग जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ये हम लोग अभी इसमें समझना चाहेंगे। सर मीटिंग जॉईन करता का? चालू झालेली आहे जी. ओ- ओके प्लीज. हाँ, तो अभी अगर मुझे अगर इसके पहले तक हम लोग अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग अगर टैली में यूज नहीं कर रहे होंगे, तो अगर उसको मुझे अगर यूज करना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर F11 फीचर्स में हम लोग जाते हैं। हेलो। हाँ, अगर हमको ऑर्डर प्रोसेसिंग अगर टैली में शुरू करना है, तो उसके लिए F11 फीचर्स में जाने के बाद में सेकंड ऑप्शन है आपका इन्वेंट्री फीचर्स। और इन्वेंट्री फीचर में नीचे आएंगे, सब लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट वाला ब्लॉक है जिसको बोला जाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका एनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, और उसको हमको यस करना है। और दूसरा ऑप्शन है मेरा इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, मतलब कस्टमर का जो परचेज ऑर्डर है वो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करके आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपने ऑन करके रखने के बाद में इसको खाली आप एक्सेप्ट कर दीजिए।
तो आप ये जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो टैली के स्क्रीन में आपको यहाँ पे ऑर्डर वाउचर में एक ऑप्शन आना चालू हो जाएगा जिसे बोला जाता है ऑर्डर वाउचर्स। आप जैसे ही ऑर्डर वाउचर को आप इसमें एंटर करेंगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर मुझे मेरे कस्टमर का परचेज ऑर्डर पीओ अगर बुक करना है तो वो आएगा मेरा यहाँ पे सेल्स ऑर्डर के अंदर आएगा। और अगर मुझे मेरी वेंडर को अगर परचेज ऑर्डर रेज करना है तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन रहेगा परचेज ऑर्डर। और टैली के अंदर उसे उन्होंने एक बेसिक ये भी रखा हुआ है कि दोनों वाउचर एंट्री का स्क्रीन मतलब बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो दोनों अलग अलग है। जैसे परचेज ऑर्डर मतलब जब आप आपके वेंडर को अगर ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे तो उसका बैकग्राउंड लाइट येलो कलर का है। और अगर आप आपके कस्टमर को ऑर्डर अगर आप बुक कर रहे होंगे तो उसका बैकग्राउंड है लाइट ग्रीन कलर का आता है। उसके बाद में अगर आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर नंबर है तो ये अभी सीरियल नंबर में रखा हुआ है तो इसलिए सीक्वेंशियली 1 2 3 4 5 आ रहा है। लेकिन अगर मुझे ये चाहिए कि भाई मेरा सीरियल नंबर ना आते हुए मुझे कस्टमर का जो पीओ नंबर है वो रेफरेंस के लिए चाहिए तो उसके लिए एक छोटा सा लेकिन एक इम्पोर्टेंट सेटिंग हमको करना पड़ता है। तो उसके लिए अभी ये मैं ऑर्डर वाउचर से बाहर आ रहा हूँ। इसके बाद में मैं जाता हूँ अकाउंट्स इन्फो, फिर उसके बाद में वाउचर टाइप्स, फिर उसके बाद में ऑल्टर और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर में आप नीचे थोड़ा सा आएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक के बजाय वहाँ पे हमको मैन्युअल करना चाहिए पहली बात। और सेकंडली प्रिवेंट डुप्लीकेट को मुझे नो रखना है। उसकी वजह ये है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग कस्टमर्स के पीओ नंबर सेम रह सकते हैं। तो उसमें फिर टैली क्या करेगा कि पहला जो कस्टमर का आपने ऑर्डर बुक किया है तो वो ऑर्डर तो आपको बुक हो जाएगा लेकिन दूसरे कस्टमर का ऑर्डर बुक नहीं हो पाएगा। तो वहां पे वो एक छोटा सा लेकिन वार्निंग का मैसेज देगा कि डुप्लीकेट एंट्री करके। तो इसलिए हमने मैन्युअल के बाद में प्रिवेंट डुप्लीकेट को नो रखा हुआ है। अभी आपने ये जैसे ही एक्सेप्ट कर दिया उसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे ऑर्डर वाउचर्स में। तो जैसे आप ऑर्डर वाउचर्स में देखेंगे तो अभी यहाँ पे वाउचर नंबर है ये जो है ये ब्लैंक दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी कस्टमर का जो भी अपना ऑर्डर रहेगा तो वो पीओ नंबर आप वहाँ पे डाल सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एक एबीसी कंपनी का ऑर्डर आया है मुझे और यहाँ पे मैंने डाला है उनका फाइनेंशियल ईयर और उनका ऑर्डर नंबर डाला। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर नंबर में यहाँ पे कॉपी हो जाता है। तो मुझे वापस से मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में से सपोज फॉर एग्जांपल आकाश डिस्ट्रीब्यूटर में ये जो है मेरा कस्टमर है इनका मैंने ऑर्डर लेना है मुझे। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्राइस लिस्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप मान लो आप रेट आपके पास डिसाइडेड है कि भाई कौन से डीलर को या कौन से कस्टमर को क्या रेट में माल बेचना है तो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल नहीं करना है तो आप मैन्युअली भी रेट डाल सकते हो। तो उसके लिए आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। फिर जैसे ही आप स्पेस बार करोगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आएंगे जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अगर मेरे पास कोई नया स्टॉक आइटम है तो मैं इमीडिएटली ये वाउचर एंट्री में भी क्रिएट कर सकता हूँ। ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे वो पूछता है कि भाई इनको ये डिलीवरी कितने दिन में चाहिए मतलब डिलीवरी का शेड्यूल क्या है वो पूछ रहा है। से फॉर एग्जांपल ये डिलीवरी 30 सितंबर तक चाहिए। फिर उसके बाद में एक्चुअल क्वांटिटी से 2 पीसेस है। ओके। से फॉर एग्जांपल और एक स्टॉक आइटम है इसके साथ में। अभी अगर यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है या तो आप जीएसटी इसी सेल्स ऑर्डर में डाल सकते हो या अगर नहीं भी डाला तो जब एक्चुअल में आप टैक्स इनवॉइस जीएसटी इनवॉइस बनाओगे तो उस टाइम पे आप टैक्स लगा सकते हो।
ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा और वाउचर ऑर्डर मैंने बुक कर दिया है। सेल्स ऑर्डर पार्टी का जो था वो मैंने इसमें यहाँ पे बुक कर लिया है। अभी हम लोग ये देखेंगे उसके अंदर, अभी ये तो कस्टमर का ऑर्डर बुक हो गया है, लेकिन एज अ मैनेजमेंट अगर मुझे कितने अभी तक के ऑर्डर्स पेंडिंग है, अगर इसका मुझे स्टेटस देखना है, थोड़े में मतलब क्या है, मुझे एक ऐसा एक लिस्ट चाहिए कि जिसके हिसाब से मैं मेरे गोडाउन या स्टोर कीपर पर्सन जो है, तो उनको मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि भाई ये पार्टी का इतना इतना मटेरियल हमको डिस्पैच करना है। तो उसके लिए अगर आपको रिपोर्ट अगर देखना है, तो रिपोर्ट देखने के लिए आपको आप नेविगेशन कर सकते हैं डिस्प्ले, फिर उसके बाद में आएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, फिर उसके बाद में सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। अभी यहाँ पे आपको टैली ने 6 अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। आप इसको स्टॉक ग्रुप वाइज देख सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, स्टॉक आइटम वाइज देख सकते हैं, ग्रुप वाइज देख सकते हैं, लेजर वाइज देख सकते हैं, ऑल ऑर्डर्स आप देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऑल ऑर्डर्स को क्लिक किया, तो अभी यहाँ पे आपको कौन से प्रोडक्ट का और कौन से कस्टमर का ऑर्डर्स पेंडिंग है, ये पूरा आपको लिस्ट दिखाई देगा। अगर आप थोड़ा सा ये रिपोर्ट में देखेंगे, तो यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है ड्यू ओनली, लेकिन मेरे मुझे किसी कारणवश सारे ही ऑर्डर अगर मुझे दिखने चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक बटन होता है F7, मतलब ऑल ऑर्डर्स। जैसे ही मैं ऑल ऑर्डर्स को क्लिक करूंगा, तो उसमें मुझे जितने भी ऑर्डर्स बुक किए हैं और जिनमें पेंडिंग है, दोनों ही टाइप का स्टेटस मुझे यहाँ पे दिखता रहेगा। से फॉर एग्जांपल अभी कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर ऑर्डर मेरा फुलफिल हो गया है और फिर भी अगर लिस्ट में दिख रहा है, तो लिस्ट काफी लंबी चौड़ी हो जाती है। तो वो कंपनी जो पेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट है, वो प्रिसाइज होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्यू ओनली को क्लिक करते हैं, तो मुझे खाली जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, तो वो ही दिखाई देंगे। अभी कई बार ऐसा होता है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर पार्टी का ही कितना ऑर्डर्स पेंडिंग है, ये अगर मुझे देखना है, तो आपके राइट हैंड साइड में एक लेजर का बटन है। आप जैसे ही लेजर को क्लिक करोगे, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल उसमें से मैंने एक पर्टिकुलर पार्टी सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे खाली यही दिखाई देगा कि भाई ये पर्टिकुलर पार्टी के कितने ऑर्डर्स मेरे पास पेंडिंग है। और अगर आप देख सकते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पे हमने एक पार्टी का एक जो ऑर्डर बुक किया है, तो वो भी मुझे यहाँ पे आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। अभी नेक्स्ट सीक्वेंस ये रहता है कि भाई ये ऑर्डर तो चलो हमने बुक कर लिया, लेकिन अभी ये बुक करने के बाद में इसको जब मैं डिस्पैच करूंगा मटेरियल, तो उसका एलोकेशन कैसे होगा, और फिर हम लोग ये भी देख पाएंगे कि भाई उसमें अगर कोई पार्शियल क्वांटिटी अगर पेंडिंग है, तो वो कैसे पेंडिंग है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑर्डर अभी हमने बुक किया था, ये पर्टिकुलर जो सबसे बॉटम वाला जो ऑर्डर है, इसके सामने हम लोग मटेरियल डिस्पैच करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये मैं रिपोर्ट से बाहर आ जाता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ पे F8 सेल्स करके ऑप्शन में लेता हूँ, और इसमें मैं GST सेल्स ले लिया। ओके, फिर उसके बाद में मैंने पार्टी सिलेक्ट कर लिया जिनका मुझे मटेरियल डिस्पैच करना है। आप जैसे ही एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे एक प्रीवियसली बुक ऑर्डर है, और उसके बाद में जो ऑर्डर हमने बुक किया है, उसका नंबर भी नीचे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टैली का सबसे बड़ा सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटी ये है कि यहाँ पे आपको खाली वही ऑर्डर दिखाई देंगे जिनमें क्वांटिटी पेंडिंग है। मतलब इवन एक भी क्वांटिटी अगर ये ऑर्डर में पेंडिंग रहेगा, तो फिर भी ये वो ऑर्डर आपको पेंडिंग में दिखाई देगा। ओके, अभी जैसे ही हमने वो ऑर्डर सिलेक्ट कर लिया, तो वो ऑर्डर की जितनी भी पूरी क्वांटिटी थी जो पेंडिंग थी, वो एज इट इज उसने सेल्स इनवॉइस में कॉपी कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सामने वाले कस्टमर का ऑर्डर अगर ठीक तरीके से अगर सिस्टम में बुक करता हूँ, तो मुझे दोबारा से रिपीटिशन ऑफ वर्क नहीं करना पड़ेगा। और सेकंडली एक ये है कि उसमें मेरा काफी महत्वपूर्ण जो टाइम है एंट्री के लिए जो लगता है,
वो भी मेरा सेव हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर मुझे ये पूरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं देना है, उसमें कुछ मटेरियल मेरे पास कम है, तो मैं सपोज पार्शियल क्वांटिटी ही अगर मुझे डिस्पैच करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही स्टॉक आइटम में एंटर करेंगे तो उसमें वो दिखाई देगा आपको कि भाई एक्चुअल क्वांटिटी कितना है। से फॉर एग्जांपल मुझे 1 kg ही डिस्पैच करना है, ओके। और जो फ्लोर टाइल्स थी, ये 25 पीस मुझे अगर उनको देना है, लेकिन अगर मुझे मेरे पास यहाँ पे खाली 15 ही पीस अवेलेबल है, तो मैंने उसमें 15 क्वांटिटी को अपडेट किया। तो आपने देखा जैसे ही मेरा अमाउंट चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा जीएसटी का भी कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिक में हो रहा है। ठीक है। अभी यहाँ तक मैंने ये परचे सामने वाले मेरे कस्टमर के परचेज ऑर्डर के सामने एक सेल्स बिल बना दिया है। अभी अगर मैं इसका प्रीव्यू अगर देखूंगा, अगर आपके स्क्रीन पे अगर दिख रहा होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आकाश डिस्ट्रीब्यूटर है, ये पार्टी के लिए टैक्स इनवॉइस बन गया है। तो इसमें इनवॉइस नंबर 77 डेटेड आ गया। और यहाँ पे देखिए बायर्स ऑर्डर नंबर, मतलब जो कस्टमर ने मुझे पीओ दिया है, उसके सामने हम लोग ये मटेरियल डिस्पैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। अगर किसी को कुछ कोई डाउट है, तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अभी इसके हिसाब से अगर मुझे पेंडिंग ऑर्डर अगर स्टेटस अगर मुझे देखना है, तो हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, तो वो देखने के लिए हम लोग डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, सीधा लेजर, और ये पार्टी का, एक मिनट, ऑल ऑर्डर्स। और यहाँ पे जाके अगर मैं सपोज लेजर सिलेक्ट कर लूँ, से आकाश डिस्ट्रीब्यूटर, तो अभी यहाँ पे देखिए, आप अगर देखते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई 25 पीस में से हम लोग 15 डिस्पैच कर दिया है। तो इसलिए अभी बैलेंस क्वांटिटी जो है, बैलेंस टू डिलीवरी, ये 10 क्वांटिटी मुझे दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कि जहाँ पे हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये कुछ पार्शियल क्वांटिटी पेंडिंग है, लेकिन सामने वाले कस्टमर ने फॉर सम रीजन बोल दिया कि भाई अभी ये जो कुछ भी बचा हुआ मटेरियल है, अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया है। तो ये मेरा जो बचा हुआ जो क्वांटिटी है, ये मुझे अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसके लिए हम लोग अभी क्या देख सकते हैं, कि अगर सपोज मैंने वो ऑर्डर अगर क्लोज नहीं किया, तो उसमें एक दिक्कत ये आती है कि वो ऑर्डर जो है उसमें क्वांटिटी हमेशा मेरी पेंडिंग दिखाई देगी। लेकिन अगर सपोज मुझे ये पेंडिंग अगर नहीं दिखना है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कि इसको प्री क्लोज या शॉर्ट क्लोज कर सकते हैं। तो प्री क्लोज या शॉर्ट क्लोज करने के लिए यहीं पे आपके राइट हैंड साइड में एक बटन दिया गया है, प्री क्लोज द क्वांटिटी। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, वो ऑर्डर अगर हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसे स्पेस बार दबाएंगे, देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है उसका, सिलेक्ट कर लिया तो वो डार्क ग्रीन कलर में आ गया है। फिर यहाँ पे प्री क्लोज का बटन है, तो वहां पे अभी पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे प्री क्लोज क्वांटिटी कितना है आपको। आप यहाँ पे बची हुई पूरी क्वांटिटी प्री क्लोज कर सकते हैं, या पार्शियल क्वांटिटी भी प्री क्लोज कर सकते हैं। से सपोज मुझे पूरी ही क्वांटिटी प्री क्लोज करनी है, तो लेकिन उसके साथ में वो आपको रीजन भी पूछता है, क्योंकि वी नेवर नो के सपोज यूजर ने कभी कोई एंट्री डाल दिया, लेकिन अगर सपोज वहां पे प्रॉपर वैलिड रीजन नहीं रहेगा, तो फ्यूचर में ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि भाई ये ऑर्डर प्री क्लोज क्यों किया है। से फॉर एग्जांपल
quantity not required by customer. ओके, तो देखिए आपने जैसे ही ये क्वांटिटी प्री क्लोज कर दिया तो पेंडिंग ऑर्डर में अभी वो ऑर्डर दिखाई नहीं देगा आपको। ओके, लेकिन अभी फॉर सम रीजन नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं है कि भाई अगर क्वांटिटी हमने प्री क्लोज या शॉर्ट क्लोज कर दिया है, लेकिन अगर सपोज फॉर सम रीजन यूजर ने गलती से कर दिया और लेकिन एज ए ओनर मुझे ये चाहिए कि भाई उसके सामने मुझे वापस डिस्पैच करते आना चाहिए, तो उसके लिए टैली में एक फंक्शन हमको दिया गया है कि आप इसके लिए F12 कॉन्फ़िगरेशन में जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको शो क्लियर्ड ऑर्डर्स, तो ये जो बाय डिफॉल्ट नो होता है इसको आपको यस करना है। फिर उसके बाद में प्री क्लोज ऑर्डर्स को भी यस करना है और शो रीजन को भी यस करना है। तो आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पे वो क्या करेगा, आपको नीचे में दिखाई देगा कि भाई ये जो ऑर्डर जो मेरा प्री क्लोज हो गया था तो अभी उसका वहाँ पे वो वाउचर मुझे दिखा रहा है। अभी अगर मुझे सपोज इसको वो दोबारा से रिवोक करना है या दोबारा से मुझे इसको और पेंडिंग ऑर्डर स्टेटस में लेना है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि वो जो सेल्स ऑर्डर है उसको जब आप एंटर करोगे तो वो वाउचर खुल जाएगा, और वाउचर खुलने के बाद में जैसे ही वो लाइन आइटम पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक प्री क्लोज का क्वांटिटी दिखना चाहिए। लेकिन फॉर सम रीजन अगर सपोज ये प्री क्लोज का ऑर्डर क्वांटिटी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे ऑर्डर वाउचर के अंदर एक F12 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि यूज प्री क्लोज ऑर्डर डिटेल्स, ये बाय डिफॉल्ट नो होता है, इसको हमको यस करना है। और यस करके मैं अगर एक्सेप्ट करूंगा तो देखिए अभी यहाँ पे प्री क्लोज क्वांटिटी मेरा दिखना चालू हो गया है। तो प्री क्लोज क्वांटिटी अगर मुझे पूरा के पूरा वापस से चाहिए तो ये देखिए अभी जो मतलब इसमें था प्री क्लोज हो गया था, अभी वो दोबारा से मेरे पेंडिंग ऑर्डर में दिखना चालू हो गया है। तो अभी मैं इसके सामने 10 क्वांटिटी डिस्पैच कर सकता हूँ। हाँ बोलिए दिनेश जी। हाँ बोलिए ना सर जी। नहीं पर सर अभी उसको ना आधे पौन घंटे में कॉल कीजिए ना, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू है प्लीज जी। तो इस हिसाब से हम लोग ये देख सकते हैं कि अभी ये जो बचा हुआ जो क्वांटिटी है ना, इसके सामने आप उसको मटेरियल डिस्पैच कर सकते हैं। ये तो खाली अभी रिपोर्ट में दिख रहा है कि अभी हम लोग इसको वाउचर में भी कंफर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग वाउचर्स में चला गया, सेल्स ऑर्डर सेल्स में चला गया, जीएसटी सेल्स, ओके, ये पार्टी का मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए हम लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई अभी एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी जो बचा हुआ है बैलेंस टू बी बिल्ड, तो वो 10 क्वांटिटी यहाँ पे आ गया है मेरा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये मेरा टैक्स इनवॉइस बन गया है। अभी अगर मैं ऑर्डर स्टेटस में जाके दोबारा अगर देखूंगा तो यहाँ पे अभी ये जो ऑर्डर है ये कंप्लीटली फुलफिल हो गया रहेगा, तो अभी ये पेंडिंग में नहीं दिखाई देगा मुझे। ये देखिए अभी जो 15 सितंबर का हम लोग का जो ऑर्डर था वो अभी पूरी तरीके से डिस्पैच हो गया है, तो इसलिए अभी वो क्वांटिटी वहां पे नहीं दिखेगा पेंडिंग में। यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है?
नाउ अभी तक हमने यहाँ पे ये देखने का कोशिश किया है कि भाई कस्टमर का ऑर्डर आने के बाद में और डिस्पैच तक ये कैसे वर्किंग करता है और उसका वर्क फ्लो कैसा है, वो हमने समझने की कोशिश की है। अभी उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्टॉक मैनेजमेंट। कीप एन आई ऑन योर स्टॉक। अभी सिंस सबसे बड़ा क्या है कि अभी सभी हम लोग लॉकडाउन 4.0 में शिफ्ट कर गए हैं 18 तारीख के बाद में। तो अभी बेसिक कंसेप्ट एक ये है कि अगर मुझे कोई ऑर्डर फुलफिल करना है तो मुझे ये तो पता लगना चाहिए कि भाई मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, और ताकि मैं जितना भी स्टॉक अवेलेबल है तो उसको मैं डिस्पैच कर सकूं, और कोशिश ये करूं कि भाई अगर उसमें कुछ पार्शियल क्वांटिटी अगर पेंडिंग रहता है तो वेंडर के पास से कैसे मैं प्रोक्योर कर सकता हूं। नाउ स्टॉक मैनेजमेंट योर मैजिक हाउ। सबसे पहला कैसा है कि स्टॉक इन हैंड, मतलब मेंटेनिंग स्टॉक बुक अपडेटिंग ऑन रेगुलर बेसिस। सेकंड कंसेप्ट आता है स्टॉक एजिंग, मतलब ओल्डर स्टॉक्स केप्ट असाइड एंड न्यू सेपरेटली। क्योंकि अभी बहुत सी जगह पे हैं कि आप में से कोई लोग केमिकल्स में बिजनेस करते होंगे या एफएमसीजी में बिजनेस करते होंगे या पेरिशेबल गुड्स में करते होंगे, तो उनके लिए तो एजिंग इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो उसके ऊपर क्लोज वॉच रहना बहुत जरूरी है। थर्ड कंसेप्ट है इसमें वैल्यू ऑफ योर स्टॉक, कि भाई आपके पास कितने वर्थ का स्टॉक है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंक में लोन के लिए या आपके खुद के जानकारी के लिए अगर मालूमात रहनी चाहिए कि भाई आपके पास टोटल स्टॉक कितना बचा पड़ा हुआ है और उसका वैल्यू क्या है। फोर्थ ऑप्शन आता है मुझे रीऑर्डर स्टेटस, मतलब कितना स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है और कितना स्टॉक मुझे मंगाना चाहिए ताकि मेरे पास मिनिमम जो क्वांटिटी है ये हमेशा अवेलेबल रहेगी, मतलब कभी भी मुझे उसके लिए 11th आवर में मिल्क मैन रनिंग मतलब भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। एंड नो मोर अबाउट एसकेयू, मतलब स्लो मूविंग कितना है, फास्ट मूविंग कितना है, नॉन मूविंग कितना है, डेड स्टॉक कितना है। तो ये पोजीशन हमको समझ में आना बहुत जरूरी है। Now let us see how automation can help us. Automation will help you in managing your stock efficiently and take decisions instantaneously. तो अभी अगर मैं सपोज स्टॉक के रिपोर्ट अगर मुझे टैली में देखना है तो मैं कैसे कैसे देख सकता हूँ। तो सबसे पहला एक ये है कि अगर मैं गेटवे ऑफ टैली मेन स्क्रीन में आता हूँ तो मुझे एक स्टैंडर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है स्टॉक समरी। तो जैसे ही मैं स्टॉक समरी को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिंस अगर मैं ग्रुप वाइज अगर इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ग्रुप का क्लबिंग दिखाई देगा, और जैसे ही मैं वो ग्रुप को एंटर करूंगा तो उसमें मेरी क्या क्या अलग अलग वेराइटीज है या कैसा कैसा अलग अलग स्टॉक है तो वो भी मुझे दिखाई देगा। अभी अगर हम लोग ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो इसमें खाली मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, लेकिन अगर मुझे पूरा इसका मूवमेंट एनालिसिस अगर समझना है कि भाई कितना ओपनिंग था मेरे पास, उसके बाद में कितना मैंने परचेज किया, कितना मेरा डिस्पैच या बिक चुका है मटेरियल, और अभी मेरे पास पेंडिंग कितना है, तो ये सब ऑप्शंस अगर लेने के लिए तो हमको कोई दूसरा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, खाली एक छोटे छोटे सेटिंग्स की जरूरत है। सबसे पहला एक ये है कि यही विंडो में जब आप F12 कॉन्फ़िगरेशन को जब आप क्लिक करते हो तो वहां पे देखिए थोड़ा सा नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे, तो वहां पे वो पूछता है शो ओपनिंग बैलेंस यस, शो गुड्स इनवर्ड यस, शो आउटवर्ड यस। अगर मैंने ये पूरा कर दिया तो अभी देखिए यहाँ पे ये पोजीशन और ज्यादा क्लियर होगी। तो यहाँ पे ये दिखाई देगा कि मेरा से फ्लोर टाइल्स का ओपनिंग स्टॉक कितना था, 5000 क्वांटिटीज था। उसके बाद में और 665 मैंने परचेज किया, उसमें से 2425 बेच दिया है अभी तक। तो इसकी वजह से मेरे पास जो अभी स्टॉक पड़ा हुआ है वो 3240 पीसेस पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे क्लियर मिल सकती है। जैसे अभी एडेसिव्स एंड ग्राउट में चला गया तो इसमें से फॉर एग्जांपल फिक्स एंड ग्राउट कितना है, डनलप वॉल फिक्स कितना है, तो ये सब इसी टाइप से आपको प्रोडक्ट्स अलग अलग दिखाई देते रहेंगे।
फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ पे इसका मूवमेंट एनालिसिस चाहिए कि भाई यहाँ पे कौन सा स्टॉक मेरा स्लो मूविंग है, कौन सा मीडियम मूविंग है, कौन सा फास्ट मूविंग है, वो अगर मुझे देखना है तो उसके लिए जब आप यहाँ से बाहर आएंगे तो स्टॉक समरी में जाने के बजाय आप उसके अंदर जाओगे डिस्प्ले, फिर उसके बाद में आएगा मुझे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, सॉरी इन्वेंट्री बुक्स, फिर उसके बाद में आएगा मेरा मूवमेंट एनालिसिस, और से फॉर एग्जांपल स्टॉक आइटम एनालिसिस। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर आइटम का अगर देखना है या अगर मुझे सारे ही आइटम अगर देखने हैं तो यहाँ पे जैसे ही मैं प्राइमरी सिलेक्ट करूंगा और अगर मैं इसको मैंने ऑल्ट F1 डिटेल कर दिया तो मुझे इसमें सारे ही प्रोडक्ट की मूवमेंट यहाँ पे पता चलेगी कि भाई मेरे पास इनवर्ड कितना हो रहा है और मेरा आउटवर्ड कितना जा रहा है, राइट। अगर मुझे यहाँ पे एजिंग एनालिसिस देखना है, मतलब कौन सा स्टॉक मेरे पास कितने समय से पड़ा हुआ है या रुका हुआ है, वो अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है एजिंग एनालिसिस। अब जैसे ही एजिंग एनालिसिस को क्लिक करेंगे, से फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ये दिखा रहा है मुझे कि भाई लेस देन 30 में कितना मूवमेंट है, 30 टू 60 में कितना है, 60 टू 90 कितना है, मोर देन 120 कितना है, और कुछ स्टॉक निगेटिव क्यों है। अभी कई बार ऐसे होता है कि हालांकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन निगेटिव स्टॉक में बिजनेस नहीं करती है, लेकिन उसमें ये हो सकता है कि बाय ओवरलुक आपके यूजर ने या अकाउंट्स पर्सन ने परचेज का एंट्री डालना रह गया है, मटेरियल तो आ गया है आपके पास लेकिन परचेज का एंट्री डालना रह गया होगा, तो इसीलिए वो स्टॉक माइनस में जा सकता है। लेकिन ये विंडो में वो ये भी दिखाता है कि भाई स्टॉक का एंट्री आपका प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ तक अभी हमने ये देखने का कोशिश किया है कि टैली मुझे मेरे स्टॉक का मूवमेंट मॉनिटर करने के लिए कैसे हेल्प करता है। नाउ परचेज एंड सेल्स प्रोसेस, तो जिसमें हमने सेल्स प्रोसेस पहले समझ लिया है। अभी अगर हम लोग परचेज प्रोसेस की अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन, दो काइंड ऑफ वर्किंग है। एक है मेरा परचेज ऑर्डर्स, तो जहाँ पे ऑन कॉल और सेंडिंग ईमेल वुड बी प्रेफरेंस टू प्लेस एन ऑर्डर, एंड सेकेंडली परचेज बुक्स, कि भाई आपने मेंटेनिंग मैनुअल रजिस्टर के बजाय अगर आप टैली में ही ये प्रोसेस अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो स्टॉक आप क्लियरली देख सकते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ ऑटोमेशन कैन हेल्प अस। अगर मुझे मेरे कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल करने के लिए स्टॉक अगर मंगाना है और मुझे मेरे वेंडर को अगर ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे वेंडर को एक परचेज ऑर्डर रेज करते हैं। तो अगर वो परचेज ऑर्डर में अगर आपको जाना है तो परचेज ऑर्डर में जाने के लिए आप ऑर्डर वाउचर में जाएंगे, और ऑर्डर वाउचर में जाने के बाद में परचेज ऑर्डर में जाएंगे। यहाँ पे आप जो भी आपका सप्लायर है उनका नाम सिलेक्ट कर लीजिए, ओके। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है या जो आपको मंगाना है तो वो प्रोडक्ट का आप उसके अंदर क्वांटिटी डाल सकते हैं। और एक आइटम मैं मंगाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, ओके। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये ऑर्डर प्लेस कर दिया, ओके। अभी जब यहाँ पे सप्लायर से अगर जो मटेरियल आएगा मुझे, अभी जैसे हमने अभी तक मेरे कस्टमर का
सेल्स का ऑर्डर का स्टेटस देखा है। अगर मुझे मेरे वेंडर का अगर परचेज का ऑर्डर स्टेटस देखना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं रिपोर्ट, डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और उसके बाद में ऑल ऑर्डर्स। ओके, तो ऑल ऑर्डर में आप यहाँ पे जाके अगर देखेंगे तो ये जो अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर है, इनको हमने ऑर्डर जो प्लेस किया है तो उसका वहाँ पे पेंडिंग स्टेटस ये दिख रहा है कि अभी भी बैलेंस क्वांटिटी पूरा के पूरा बैलेंस है, क्योंकि अब सामने वाले सप्लायर ने अभी तक मेरे लिए मटेरियल प्लेस नहीं किया है। अभी जैसे ही आपका सप्लायर आपको अगर मटेरियल सप्लाई करता है तो उसका अगर आपको परचेज अगर रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। इसके बाद में परचेज में जाएंगे। यहाँ पे जो कुछ भी पार्टी का सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो आप डाल दीजिए, अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर। ये जैसे ही लेने के बाद में देखिए यहाँ पे जो है हमने जो 8 नंबर का जो ऑर्डर हमारे वेंडर को जो प्लेस किया था तो वो पेंडिंग में हमको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, अभी जैसे ही मैंने ये मटेरियल रिसीव कर लिया है तो अगर मैं पेंडिंग ऑर्डर स्टेटस में अगर देखना चाहूंगा तो यहाँ पे वो मुझे ऑर्डर अभी पेंडिंग में नहीं दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे जो अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर करके जो था पार्टी तो उनका जो पेंडिंग ऑर्डर है वो वहां से अभी हट गया है। राइट, यहाँ तक अभी तक कोई किसी को डाउट है, क्वेश्चन है या कुछ क्वेरी है? माहिती की मागून केली म्हणून तो अभी इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। Now, customer management. To know your customer to manage business efficiently. सबसे पहला एक ये है कि भाई कस्टमर मैनेजमेंट में आपका टैली के द्वारा क्या मैजिक है कि भाई टॉप कस्टमर, कस्टमर हु इज बाइंग रेगुलरली एंड पेइंग ऑन टाइम, इट्स इन योर माइंड और मे बी मेंटेनिंग मैनुअल। Secondly, payment performance, outstanding of your customer, pending payment, etc. would have managed manually. Thirdly, outstanding and reminders, phone calling, sending emails, salesman visiting personally to collect the payment. ये सारा कुछ काम जो है ये पहले मैन्युअली होता था या पार्शियली ऑटोमेटेड था, तो उसके बजाय अभी हम लोग ऑटोमेशन में अगर जाते हैं तो इसमें आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी तो वो भी हम लोग अभी देखते हैं। अभी उसके लिए सबसे पहला ये है कि मुझे ये देखना है कि भाई कौन से कस्टमर का कितने दिन से पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, या हमने माल तो डिस्पैच कर दिया है लेकिन अभी तक उनका पेमेंट नहीं आया है। तो अगर वो अगर हमको देखना है तो वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, ग्रुप, सन्ड्री, डेटर्स। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये देखा तो ये देखने के बाद में मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट्स कितना पेंडिंग है टिल डेट तो ये पूरा दिखाई दे रहा है। अभी अगर इसके अंदर मुझे ये चाहिए कि भाई लास्ट कितने दिन से पेंडिंग है, अगर ये मुझे अगर देखना है तो इसको अगर मैं यहाँ पे बिल वाइज में अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि सारे ही पार्टियों के जो जो बिल्स बने हैं और उनको नंबर ऑफ डेज ओवरड्यू कितना हो गया है वो यहाँ पे दिखाई देगा।
अगर सपोज मुझे यहाँ पे पूरा लिस्टिंग के बजाय खाली समरी चाहिए तो यहाँ पे समरी आएगा। और सेकंडली अगर मुझे बिल पार्टी वाइज अगर चाहिए, मतलब कौन से पार्टी का कौन सा बिल और कितना पेंडिंग है, तो ये यहाँ पे जब बिल पार्टी वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई कौन सा पार्टी है, उसके कौन सा बिल नंबर और कितने दिनों से पेंडिंग है, तो वो भी आपको पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। अभी अगर से फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको एजिंग वाइज चाहिए, जैसे 30, 60, 90, 120, अगर इस वाइज अगर मुझे चाहिए है तो यहाँ पे मैं कैसे देख सकता हूँ इसको, ग्रुप वाइज में चलेगा। यहाँ पे एजिंग वाइज में है। अभी यहाँ पे एजिंग में दो ऑप्शंस हैं, एक एजिंग बाय बिल डेट और दूसरा है एजिंग बाय बिल डेट ड्यू डेट। तो दोनों में डिफरेंस एक ये है कि एजिंग बाय बिल डेट का मतलब ये है कि जिस दिन आपका बिल बन गया है सेम डे इज योर ड्यू डेट। लेकिन अगर आप सामने वाले कस्टमर को अगर कुछ पीरियड के लिए अगर क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं तो आपका ड्यू डेट विल बी बिल डेट प्लस क्रेडिट पीरियड विल बी योर ड्यू डेट। से यहाँ पे अगर मुझे देखना है 30, 60, 90, 120 लाइकवाइज, तो अभी यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई टोटल पूरा पेंडिंग कितना है, फिर उसके बाद में लेस देन 30 कितना, 30 टू 60 कितना, 60 टू 90 कितना, एंड 90 टू 120 एंड मोर देन 120 एंड ऑन अकाउंट। तो ऐसा पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे इसमें मिल सकता है। ये अभी हमने यहाँ पे बिल डेट वाइज देखा है, लेकिन अगर मुझे सपोज ड्यू डेट वाइज अगर उसको देखना है तो ड्यू डेट वाइज देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या बिल डेट के बजाय ड्यू डेट सिलेक्ट करेंगे। अगेन पीरियोडिसिटी सेम रहेगा। देखिए अभी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है रिपोर्ट में कि भाई टोटल पेंडिंग कितने रहे, फिर उसके बाद में लेस देन 30 कितना है, 30 टू 60 कितना है, 60 टू 90 कितना है, 90 टू 120 कितना है, मोर देन 120 कितना है, एंड ऑन अकाउंट कितना है। insert घेऊन घ्यायचं तर तू वाटलं संपलंय insert करून घ्यायचं. राइट सर जी। नाउ हम लोग ये जो कुछ भी बता रहे हैं या हम लोगों ने टैली क्यों यूज करना चाहिए, तो ये तो हो गई बात डेटा एंट्री की, लेकिन एज अ बिजनेस ओनर अगर मैं देखना चाहूंगा इसके अंदर के टैली आफ्टर ऑल मुझे देता क्या है, कि या मैंने टैली क्यों यूज करना चाहिए, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अदर एमआईएस रिपोर्ट्स, जैसे मैंने अभी टाइम टू टाइम काफी सारे आपको रिपोर्ट्स बताए हैं, पेंडिंग ऑर्डर स्टेटस है और आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट है, आउटस्टैंडिंग एजिंग एनालिसिस है, स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस है, स्टॉक समरी है। दीज ऑल रिपोर्ट्स आर नथिंग बट योर एमआईएस रिपोर्ट्स। फिर उसके बाद में आता है आपका कैश ऑब्लिक फंड फ्लो, मतलब कैश का पोजीशन क्या है आपका, क्योंकि आज के जमाने में लॉकडाउन के समय में जिसके पास कैश है वो ही किंग है, मतलब ही, तो वो डिसाइड कर सकता है कि भाई कब किसको पेमेंट देना है या कब किससे क्या मटेरियल उठाना है, तो आप लोग उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो कैश जिनके पास है दे आर द किंग। फिर उसके बाद में आता है आपका टैक्स रिटर्न एंड मैनेजमेंट। तो बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटिंग विद टैली, सबसे पहला क्या है कि इजी जीएसटी बिलिंग एंड अकाउंट मैनेजमेंट, मतलब आप सामने वाले पार्टी के ऑर्डर के हिसाब से इजीली बिल्स जनरेट कर सकते हैं और आपका जो ट्रैक है वो परफेक्टली आपको ये बता सकता है कि भाई कौन से पार्टी के पास में कितना पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। सेकंड आता है आपका इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट, मतलब यू कैन ऑप्टिमाइज योर स्टॉक, कि भाई आपके पास कौन सा स्टॉक कितना रहना चाहिए ताकि किसी भी हालत में कोई भी अगर कस्टमर या प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है तो वो फुलफिल किए बगैर नहीं जाएगा। एंड सेकंडली आपके पास में एग्जैक्ट कितने वैल्यू का स्टॉक पड़ा हुआ है ये भी आपको जानकारी इसमें से मिल सकती है। तीसरा ऑप्शन है आपका सिंप्लीफाइड परचेज एंड सेल्स प्रोसेस, फ्रीडम फ्रॉम मैन्युअल प्राइस लिस्ट,
क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि भाई हर बार हम लोग जो ऑर्डर है प्रिंटेड परचेज ऑर्डर का प्रिंटेड जो प्राइस लिस्ट है हम लोग उसको रिफर करते हैं। तो उसको रिफर करने के बजाय अगर मैं टैली में प्राइस लिस्ट का ऑप्शन अगर यूज करूंगा तो मुझे मैन्युअल प्राइस लिस्ट को बार बार रेफर नहीं करना पड़ेगा। एंड सेकंडली, ऑटोमेटेड ऑर्डर प्रोसेसिंग विल स्पीड अप द एंटायर प्रोसेस। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका कस्टमर मैनेजमेंट। नो बाइंग बिहेवियर एंड पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ योर कस्टमर इंस्टेंटली। एंड एमआईएस रिपोर्ट्स एंड टैक्सेशन में आता है व्यू प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विद इन जस्ट अ क्लिक, one click balance sheet, view sales for each month and single screen, accurate GST return filing. Now, software changes just like your business, keep it up to date. अभी अगर मैं सॉफ्टवेयर की और वर्जन की बात करूं टैली के अंदर, तो अभी पिछले कुछ समय मतलब कल के ही डेट में टैली ने अभी एक नया रिलीज लॉन्च किया है जो है मेरा 6.6.2। आप अगर यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं तो लेटेस्ट रिलीज है 6.6.2। अगर हम में से काफी सारे लोगों ने अगर अपना टैली का अगर रिलीज अपडेट नहीं किया होगा तो मैं सबको ये एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपके इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप आपके टैली कंपनियों का प्रॉपर बैकअप लेके और टैली का रिलीज अपडेट कर लीजिए। रिलीज अपडेट करना बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। जो मशीन के ऊपर आपका टैली इंस्टॉल्ड है जैसे लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो तो उसके ऊपर इंटरनेट ऑन करके और अपडेट रिलीज को अगर आप क्लिक कर दोगे तो विद इन कुछ सेकंड के अंदर वो रिलीज आपका अपडेट हो जाता है। नो अभी आज के डेट में क्या क्या चेंज हो रहा है, एक तो सबसे पहली बात ये है कि हम सभी लोग जो है पिछले 60 दिनों से मोर देन 60 डेज लॉकडाउन है। कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस में भी आ रहे हैं या कुछ अदर बिजनेस प्लेसेस से भी काम कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है हमारी लाइफ के अंदर। ऐसा ही बिजनेस प्रैक्टिसेस भी चेंज हो रहे हैं। अभी तक क्या रहता था कि भाई हमारा सेल्समैन या हम हमारे प्रॉस्पेक्ट के पास जाते थे उनसे मिलते थे, लेकिन अभी नाउ टाइम है चेंज कि भाई हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट डिस्प्ले है ये हम लोग उनको ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ये वेबिनार कर रहा हूँ वैसे आप भी वेबिनार कर सकते हैं, जूम मीटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, लिंक्डइन पे है, जहां जहां पे भी है आप आपके प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं या जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। सेकंडली, पीपल इन योर बिजनेस आर चेंजिंग। अभी गॉन आर द डेज के जहाँ पे कोई बड़ी कंपनी अगर आपको ऑर्डर दे रही है तो वहां से पहले कोई परचेज ऑफिसर आता था आपके पास में, वो डिस्कशन करता था, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डिसाइडिंग अथॉरिटी के साथ निगोशिएशंस होता था और फिर ऑर्डर का अगला प्रोसेसिंग होता था। अभी वो सब टाइम चला गया है। अभी नाउ एवरीथिंग हैज बिकम डिजिटल एंड ऑनलाइन। उसके साथ साथ आपका आईटी हार्डवेयर भी चेंज हो गया है, उसमें बहुत सारे अपग्रेडेशंस आ गए हैं, अपडेशंस आ गए हैं। बिजनेस एंड टैक्स लॉज हैव चेंज अक्रॉस। जैसे अभी हमने लास्ट मीटिंग में ये भी देखा था कि भाई जीएसटी रिटर्न्स के डेट्स चेंज हो गए हैं, उनकी मेथोडोलॉजी चेंज हो गई है। एंड सिमिलरली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग बिजनेस वो भी चेंजेस हो गए हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि आप सब भी खुद को अपडेट करें, आपका सिस्टम अपडेट करें, और टैली अगर आपने अपडेट नहीं किया होगा रिलीज तो वो सबसे पहले अपडेट कर लें। अगर आपको आपका बिजनेस प्रोसेस अगर ऑटोमेशन टैली में करना है तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग आपको हेल्प आउट कैसे करते हैं कि भाई हमारे पास डेडिकेटेड ऑफिस है, फिर उसके बाद में टेली सपोर्ट है, चैटिंग है, ईमेल है, ऑनलाइन है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। भी अगर आप में से अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट है या क्वेरीज है तो आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, या कोई बिजनेस प्रोसेस समझना है, या कोई अंडरस्टैंडिंग चाहिए क्या, अगर ऐसा कुछ है तो आप पूछ सकते हैं सर। किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं? अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है या कोई क्वेरी नहीं है तो मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर कीपिंग yourself for this meeting. Thank you very much.